तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो 2025 के बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है और ये क्लास 10th का है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो चलिए सबसे पहला मॉडल पेपर देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला मॉडल पेपर हमारा यहाँ पर शुरू होता है और ये 2024 में पेपर आया हुआ था और इसका कोड था, पेपर कोड था 825 IX। तो ये था इसका पेपर कोड और सामाजिक विज्ञान का सेट 1 है ये। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो आप सब जानते हैं कि इसमें खिलाफत आंदोलन सही होगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन तो टर्की का एक आंदोलन था जिसका विरोध भारत के लोग कुछ किए थे। और इसके बाद में 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ, यानी 1789 में जो फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई उसका क्या परिणाम हुआ। तो क्या हुआ, तो फ्रांस की क्रांति हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से दूसरा का ये, आप सब जानते हैं कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, बास्तिल का दुर्ग का पतन किए थे ये लोग और इसके बाद में फ्रांस की क्रांति घटी थी। इसके बाद लिखा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। तो अगला देखते हैं, 1929 में महामंदी मंदी का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, बहुत सारा उत्पादन हो गया था तो दाम घटेगा ही। देखिए जब सामान कम होगा तो उसका मूल्य बढ़ेगा और खरीदने वाले ज़्यादा लोग होंगे, और जब बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा और खरीदने वाले कुछ रहेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा, महामंदी आएगी। इसके बाद लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 5वें का बी, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में किया गया था। इसके बाद देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो तमिल अल्पसंख्यक है और आप सब जानते हैं कि सिंहली बोलने वाले जो लोग हैं वहाँ पर वो तमिल को अक्सर सताया करते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये लोग अल्पसंख्यक हैं और इन पर दबाव भी बनाया जाता है कि आप लोग सिंहली भाषा को सीखिए। इसके बाद में भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, अब यहाँ पर संघीय व्यवस्था क्यों है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यानी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर बहुत सारे स्तर पर बटी हुई है, इसी को कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो इसमें दिल्ली है, दिल्ली संघीय राज्य नहीं है क्योंकि ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल एक आवश्यक शर्त है। इसके बाद में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो किसका संबंध, तो यहाँ बहुसंख्यकों का शासन से लोकतंत्र का बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि जो बहुसंख्यक होगा वही है हमेशा सत्ता में आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो अल्पसंख्यक है वो भी चुनाव जीत कर और पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है कि जो बहुसंख्यक होगा केवल वही चुनाव जीत सकता है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो धात्विक यहाँ पर लौह अयस्क है और जो अभ्रक है ये अधात्विक है। चूना पत्थर अधात्विक है, कोयला अधात्विक है, यानी कि लौह अयस्क हमारा धात्विक खनिज है। लिखा है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो आप सब जानते हैं कि काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, असम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट आप सब जानते हैं कि ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम इसमें से सही होगा। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है। तो उद्यमों का स्वामित्व, इसमें से 15 का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है। इसके बाद उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पास हुआ। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ये 17 का सी ऑप्शन 1986 में पास किया गया था। लिखा है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में देखिए एक बार आप लोग देख लीजिए, जिस पर टिक लगा है वही हमारा सही ऑप्शन है। इसमें 1986, इसमें सतत पोषणीय वाला, और इसमें उद्यमों का स्वामित्व, और इसमें 1970। तो आप लोग देख लीजिए इसको। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो कौन सा इसमें जैव संसाधन है, तो आप सब समझ सकते हैं मत्स्य पालन ये जैव संसाधन है। और इसके बाद में लिखा है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। तो इन तीनों में से तो श्रीलंका का ही सर्वोच्च है, तो श्रीलंका इसमें सही ऑप्शन है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्द में कीजिए।
यानी 80 शब्दों में कम से कम इसका आंसर लिखना है। 80 शब्दों में लिखने का मतलब हुआ कि लगभग एक पेज में आपको इसका आंसर करना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो देखते हैं हम लोग कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए आपके सामने इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए विद्या क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर दिया है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए इसका प्रभाव निम्नलिखित है और सबसे पहला प्रभाव लिखा है कि इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। पहले जिस तरह से सारा का सारा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था चल रहा था, उसके हिसाब से कुछ नहीं रह गया और सारा का सारा सब कुछ बदल गया था। लिखा है इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी पहले कम सैनिक क्षेत्र में खर्चा किया जाता था, बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सैनिक क्षेत्र में और ज़्यादा खर्चा किया जाने लगा। इसके बाद लिखा है इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि कर दी गई। यानी भारत की जो जनता है उनके टैक्स में वृद्धि कर दी गई। कहा गया कि भाई जो युद्ध है उस युद्ध में बहुत सारी हानि हुई है और उसकी भरपाई आप लोगों को करना है। तो इस वजह से भारत के जितने लोग थे उन सब के टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी। इसके बाद लिखा है सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया। यानी कि जो भी कमाएगा उसका एक हिस्सा देगा। तो युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, यानी सारी वस्तुओं की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। लिखा है गाँव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। यानी जब सारे के सारे सैनिक मर रहे थे, सारे के सारे जो सिपाही थे वो मर रहे थे, तो क्या किया गया, जो भी नौजवान थे जो गाँव में रहते थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया गया। उन्हें युद्ध के लिए बंदूक देकर बिना ट्रेनिंग के उन्हें भेजा गया युद्ध पर, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। लिखा है 1918, 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई, क्योंकि बहुत सारा युद्ध हो रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग दौड़ भाग रहे थे, बम गिर रहा था, तो इस वजह से बहुत सारी फसलें खराब हो गई थी। लिखा है उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई थी। तो उसी समय महामारी भी फैली थी। लिखा है 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 लाख लोग मारे गए थे। तो इस तरह से इतने सारे प्रभाव पड़े थे आपके प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र पर। तो इसका आंसर आप लोग देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। देखिए प्रौद्योगिकी क्या होता है, जब उद्योग धंधे करके बहुत सारी चीज़ें यानी कि जैसे बहुत सारे क्षेत्र में जब व्यापक रूप से इजाफा होता है, बहुत व्यापक रूप से उसमें बढ़ोतरी होती है। जैसे यातायात के क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार हुए, जैसे सूचना प्रसारण के क्षेत्र में बहुत सारे रेडियो का आविष्कार हुआ, इस तरह से बहुत सारे आविष्कार हुए। तो इस वजह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब कह रहा है 2 कारण दीजिए, तो 2 कारण में आपको सबसे पहला कारण आप लोग लिख सकते हैं। देखिए वैश्वीकरण किसके कारण से हुआ, तो सबसे पहला कारण आप लोग लिख सकते हैं कि एक तो हो गया यातायात के आविष्कार, यातायात का आविष्कार। आप सब जानते हैं, देखिए ये हेडिंग डालेंगे, 2 कारण में लिख देंगे इस तरह से कि भाई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के 2 कारण निम्नलिखित हैं, और नंबर 1 क्या डालेंगे, यातायात का आविष्कार। तो देखिए 1853 में आप सब जानते हैं कि 1853 में पहली रेल भारत में चल गई थी। और इसके बाद में आप सब ये भी जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में, यानी कि जिसे भारत को रेशम मार्ग बन चुका था, यानी चाइना से होता हुआ यहाँ इस पश्चिम क्षेत्र से होते हुए और इंग्लैंड तक का एक रास्ता बना दिए थे, जहाँ से चाइना से और भारत से जो रेशम था उसको लूट कर ये बना कर कपड़ा और सारा का सारा लेकर जाते थे इंग्लैंड। तो रेशम मार्ग भी बन चुका था और यातायात का बहुत सारा, पानी वाले जहाज बहुत सारे बन चुके थे, स्टीमर बन चुके थे। तो इस तरह से या रेलवे का पूरी तरह से विकास हो गया था। तो यातायात का विकास होने के कारण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यातायात का जब विकास हुआ तो इस कारण वैश्वीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि एक देश में जो उत्पादन हुआ है उसे पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है। तो वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा यातायात के विकास का। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो सूचना है, सूचना के क्षेत्र में। तो सूचना का क्षेत्र ये दूसरा आविष्कार है, यानी दूसरा क्षेत्र है। इस कारण भी बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जब रेडियो का आविष्कार हुआ, समाचार पत्रों का या समाचार पत्र छापने वाले मशीनों का आविष्कार हुआ, तो इसके बाद में सारी सूचनाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना बहुत आसान हो गया था। और इस कारण से बहुत तेज़ी से वैश्वीकरण हुआ। वैश्वीकरण का मतलब होता है
पहले था कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कई दिन यात्रा करने पड़ते थे। तो इस तरह से दो आपके पास दो कारण, बहुत मुख्य कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, आप फिर से पढ़ लिए कि प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जो आविष्कार हुए हैं उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा किया। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि पूरी दुनिया संकुचित होती चली जाए, यानी एक क्षेत्र की सारी चीजें दूसरे क्षेत्र में पहुंचाना बहुत आसान हो जाए, और एक देश की सारी सुविधाएं दूसरे देश में पहुंचने लगे और दूसरे देश की सारी सुविधाएं पहले देश में पहुंचने लगे। तो इस तरह की क्रिया होने लगी, तो उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी उद्योग धंधों के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में जब सूचना का आविष्कार हुआ, सूचना के माध्यम का आविष्कार हुआ, और इसके बाद रेलवे का, इन सब का, यातायात का आविष्कार हुआ, तो इस कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी। तो ऐसे दो कारण आपके सामने यहाँ पर हैं, एक यातायात का आविष्कार और एक सूचना का क्षेत्र का व्यापक रूप से वृद्धि होने से ये क्या हुआ है, सारा का सारा हुआ है, यानी वैश्वीकरण हुआ है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है लोकतंत्र सभी आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। अब देखिए लोकतंत्र किस तरह से सामाजिक समस्या का समाधान करता है, आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। तो एक एक आप लीजिए। सबसे पहला देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं का किस तरह से समाधान करता है लोकतंत्र। तो देखिए पहले सोचिए सामाजिक समस्याएं है कौन कौन सी। देखिए जो सबसे पहली सामाजिक कुरीति है वो है जाति पाति, यानी कि जो विभिन्न जातियों में लोग बटे हैं और एक दूसरे से नफरत का भाव रखते हैं, ये सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति है, यानी कि जाति पाति, जाति पाति। तो जो जातियां हैं भारत में बहुत सारी, देखिए कुछ उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण वर्ग है और कुछ जो शूद्र वर्ग है। तो ब्राह्मण और शूद्र इन सब में बहुत दिनों से भेदभाव चलता आ रहा था, और बहुत सारे अधिकारों से जो शूद्र वर्ग है ये वंचित रहता था और ब्राह्मण वर्ग का पूरा स्वामित्व होता था। जब लोकतंत्र आया तो इसने जाति पाति वाली जो प्रभाव था, इस प्रभाव को कुछ हद तक और बहुत हद तक ये लोकतंत्र कम कर देता है। तो सबसे पहली जो सामाजिक समस्या है, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, लिखा है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन के की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। तो आपको कहना है कि लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इसके कुछ तर्क निम्नलिखित हैं। अब नंबर एक लिखेंगे आप लोग कि सामाजिक कुरीतियों का अंत और यह जाति पाति की व्यवस्था का अंत। तो दूसरा क्या है, दूसरा है धार्मिक कुरीतियां। देखिए बहुत सारी धार्मिक कुरीतियां भारत में प्रचलित थी, लोकतंत्र आने से इसमें बहुत सारा सुधार हुआ है। अब धार्मिक कुरीतियां क्या हैं, तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी जो धार्मिक थी, जैसे बाल विवाह हो गया। जैसे बाल विवाह क्या था, जब तक लोकतंत्र नहीं था तब तक लड़कियों का विवाह पूरी तरह से उनका जबरदस्ती शादी करवा दिया जाता था उनके माँ बाप द्वारा, और लड़कियों को एक बोझ की तरह समझा जाता था। और जब लोकतंत्र आया तो लड़कियां भी स्वतंत्र हो गई, उन्हें मताधिकार दे दिया गया कि 18 साल से ऊपर अगर कोई है तो वो अपना मत रख सकता है, वो कब क्या करना चाहता है वो उसके ऊपर है। तो इस वजह से बाल विवाह जैसा या सती प्रथा, जो लड़कियों को उनका पति मरते ही उन्हें उनके साथ जला दिया जाता था। तो इस तरह की बहुत सारी धार्मिक कुरीतियां भारत में फैली थी, और लोकतंत्र आने से ये सारी कुरीतियां धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि सब के सब स्वतंत्र होने लगे और सबको संवैधानिक अधिकार दिए जाने लगे। तो इस तरह से दो सामाजिक समस्याएं थी। लिखा है लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्क सहित पुष्टि कीजिए। तो जो सामाजिक समस्याएं थी, अब जैसे देखिए जाति पाति की समस्या एक सामाजिक समस्या है जो लोकतंत्र आते ही दूर हो गया। जैसे धार्मिक कुरीतियां, ये एक सामाजिक समस्या है जो लोकतंत्र आते ही गायब हो गया या कुछ हद तक कम हो गया है। और इसके बाद आर्थिक समस्याओं पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो आर्थिक समस्याओं का समाधान, ये आप लोग हेडिंग देंगे और इसके अंदर आर्थिक समस्याओं का समाधान निम्नलिखित है जो लोकतंत्र द्वारा हुए हैं। तो नंबर एक आप लिख सकते हैं कि व्यापार की स्वतंत्रता। नंबर एक, व्यापार की स्वतंत्रता। जब तक लोकतंत्र नहीं होता है तब तक कुछ वर्ग कुछ व्यापार पर अपना स्वामित्व जमा कर रखते हैं और कहते हैं कि ये व्यापार तुम नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि क्या होता था कि जो जातियां बनी हैं वो व्यापार के वजह से ही बने हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो चमड़े का काम करता था उसे चर्मकार यानी चमार कहा जाने लगा। जो खेती करता था उसे मुराव यानी कि मौर्य कहा जाने लगा। जो दूध वूध दूहने का काम करता था उसे अहिर। ये इस तरह से बहुत सारी जातियां बनी, और ये सारी जातियां किस तरह से बनी हैं? तो उनके काम के आधार पर बनी, उनके व्यापार के आधार पर कि कौन सा व्यापार करते थे। जो चप्पल उप्पल सीने का काम करते थे उन्हें मोची कहा गया। तो इस तरह से जो काम करते थे इसी आधार पर ये सारी जातियां बनी हैं। तो अब क्या है, अब कोई किसी भी जाति का हो वो अपने स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यापार कर सकता है। तो व्यापार की स्वतंत्रता हमें लोकतंत्र आने से ही मिली है। जब किसी देश में लोकतंत्र होता है तो व्यापार की स्वतंत्रता उसे एकाएक मिल जाया करती है। दूसरा, अपने अमीर गरीब का जो भेदभाव है। पहले क्या था कि जो अमीर है, वो जो धनी वर्ग है, उसी का सभी संसाधनों पर पूरा अधिकार होता था। अब क्या है, गरीबों के लिए वो सारे रास्ते भी खुल गए हैं और लोकतंत्र में सब सारे संसाधनों पर सबका समान अधिकार होता है। इसके बाद में यानी कि आप हेडिंग दे सकते हैं कि अमीर गरीब का भेदभाव, अमीर गरीब भेदभाव। तो इस तरह से हो गया। और तीसरा आप लोग कह सकते हैं भूस्वामित्व। भूस्वामित्व, पहले क्या होता था कि सारे के सारा का सारा जो जमीन है, जो भू है, जो उसका स्वामित्व कुछ लोगों के हाथ में होता था, और बाकी जितने भी नागरिक होते थे वो सब उनके अंडर में, यानी जो भूस्वामी होता था उसके अंडर में काम करते थे, उसके उसके जागीरदारी करते थे सारे के सारे लोग। तो इस तरह से अब क्या हुआ है कि कोई भी जमीन का मालिक बन सकता है, और जमीन सबके नाम पर होनी चाहिए और होती भी है। और जो भी उसका मालिक होगा वो उसी का होगा, और वो पूरी तरह से उस पर पूरी तरह से कुछ भी उगाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसे आप लोग जानते हैं बिहार में नील की खेती का नियम बना दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति जितना भी जमीन है उसका 1/10 हिस्से पर नील की ही खेती करेगा। तो इस वजह से इस तरह से जो भूस्वामी होता था वो अपने मन से खेती करवाता था। और अब क्या है कि कोई भी फसल उगा सकता है, वो जमीन का पूर्ण स्वामी होता है। तो ये लोकतंत्र आने से हुआ है। तो इस तरह से आर्थिक समस्याएं हो गई। इसके बाद राजनीतिक समस्याएं। तो राजनीतिक समस्याएं तो बहुत एक किनारे से आप लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे पहली राजनीतिक समस्या है, देखिए जब किसी देश में लोकतंत्र नहीं होता तो वहाँ पर या तो तानाशाही होगी और या तो कुछ और किसी और तरीके से का वहाँ पर शासन होगा। तो अगर लोकतंत्र नहीं है तो कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई भी व्यक्ति उच्च स्तर पर किसी उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता, और वो अपने हिसाब से सत्ता का मालिक नहीं हो सकता, सत्ता को चला नहीं सकता। तो इन सब समस्याओं का समाधान लोकतंत्र के द्वारा ही होता है। तो ये सारा का सारा आप एक एक हेडिंग करके लिख देंगे तो बन जाएगा कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। तो आप बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, इसी में अथवा करके देखिए 22 का अथवा है, यानी कि चाहे आप इसको कीजिए और अथवा करके दिया है। आप अगर इसको ना कीजिए तो इसके नीचे वाला कर सकते हैं कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो लिख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं, और नंबर 1 लिखेंगे आप लोग। देखिए राजनीतिक दलों का क्या क्या कार्य है। तो नंबर 1 पहला जो मुख्य कार्य है कि चुनाव प्रचार करना, रैलियां करना, भाषण आयोजित करना। तो ये सारे कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं। तो नंबर 1 ये हो गया। और नंबर 2 आप लोग लिख सकते हैं कि दल का लक्ष्य निर्धारित करना। जैसे ही जब कोई भी चुनाव नजदीक आता है तो प्रत्येक पार्टियां अपने अपने दल की बताते हैं कि ये हमारा लक्ष्य है, अगर हम चुनाव में आए, जीत कर आए तो ये सारे वादे पूरे करेंगे। तो ये सारा का सारा लक्ष्य निर्धारित करना कि हम ये करना चाहते हैं देश में, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये निर्धारित कौन करता है, तो राजनीतिक दल करता है। इसके बाद में दल का नेता चुनना। जैसे प्रत्येक पार्टियां टिकट किसको देंगी, सांसद बनने के लिए या विधायक बनने के लिए प्रत्येक पार्टी किसको टिकट देगी, इसका चुनाव राजनीतिक दल के लोग करते हैं, राजनीतिक दल करता है। और अगर चौथा सबसे लास्ट कार्य क्या है इसका, कि सत्ता में अगर है तो अपनी पूरी जिम्मेदारी संभालना और सत्ता को चलाना, और अगर सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो फिर सत्ता में जो पार्टी है उसका विरोध करना, और इसके बाद अगर कोई अच्छा वो काम करता है तो उसका समर्थन भी करना। तो ये 4 कार्य होते हैं जो राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं, और महत्वपूर्ण कार्य यही हैं। और इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो मिट्टी का क्या महत्व है, इसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। भाई मिट्टी की वजह से ही हमें मिट्टी से सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इसके बाद मिट्टी से ही हमें सारे के सारे अनाज मिलते हैं।
जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ हैं, इन सारी मिट्टियों में ही, मिट्टी के उर्वरक से ही हमें बहुत सारे प्रकार के अनाज, दालें, ये सब उगते हैं, सब्जियाँ उगती हैं, तो फल उगते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं, मिट्टी के कारण ही प्राप्त होती है। यदि किसी प्रकार की मिट्टी ना हो भारत में, तो उससे संबंधित अनाज उत्पादित नहीं होगा। जैसे काली मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार की मिट्टी हैं जो एक विशेष फसल के लिए उपयोगी होती है, तो वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो मिट्टी है उसका महत्व का उल्लेख आप बड़े आराम से कर सकते हैं। लिखा है भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टी का वर्णन कीजिए। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी, इसके बाद में काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी, तो इन सारे प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर इसको आप ना लिखिए तो इसको लिख सकते हैं। 23 में भी अथवा लगा कर दिया, यानी या ये कीजिए या तो ये कीजिए। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो जब हम किसी भी चीज़ को, कोई भी वस्तु, जैसे कपड़ा हो गया या फिर कोई वाहन हो गया, तो ऐसा कोई भी उत्पादन जब बड़े स्तर पर करते हैं तो उसको हम विदेशों में भी बेचना चाहते हैं, क्योंकि भारत का मार्केट तो बहुत बड़ा है ही, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसे बेचना चाहते हैं तो इसी को विदेशी व्यापार कहते हैं। यानी अपने वस्तु को, अपने उत्पादित वस्तु को बॉर्डर के उस पार तक बेचना, यानी कि बहुत दूर तक, समुद्र पार तक बेचने को की क्रिया को ही विदेशी व्यापार कहते हैं, और विदेशों से लेन देन करना, इसी को विदेशी व्यापार कहते हैं। लिखा है विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। अगर विदेशी व्यापार को और सुलभ बनाना है तो उसके 2 उपाय दीजिए। तो सबसे पहला तो सीमा कर को घटा देना चाहिए। जैसे बॉर्डर से एक पार से दूसरे पार जब किसी चीज़ को लेकर जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, इस वजह से व्यापार, विदेशी व्यापार करने से लोग घबराते हैं। तो सबसे पहला काम करना चाहिए, अगर 2 सुझाव की बात की जाए तो सबसे पहला सुझाव है कि सीमा टैक्स को, यानी कि जो सीमा कर है उसको कम कर देना चाहिए। और दूसरा जो है वो, अगर इसको विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि कर्ज को आसान कर देना चाहिए। यानी कि कर्जा अगर कोई लेना चाहता है, यानी बैंकों से अगर कर्ज लेना चाहता है कोई विदेशी व्यापार करने के लिए, तो उसको सुलभ कर देना चाहिए, उसके जो जितने भी नियम हैं उसको आसान बना देने चाहिए। तो ये दो काम अगर कर दिए जाए तो विदेशी व्यापार में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो जाएगा। इसके बाद लिखा है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। देखिए भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव। देखिए भारत में जो खेती होती है उससे जो अनाज उत्पादित होते थे, पहले उसका मार्केट बहुत छोटा था, यानी कि केवल भारत के लोगों तक ही वो सीमित था। पर अब क्या हुआ है कि अब वैश्वीकरण हो गया है, यानी कि एक देश से सारे अनाज, दालें, ये सब भी दूसरे देश तक भेजा जा सकता है कुछ घंटों में। तो इस वजह से वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है, और भारत में जितनी भी चीज़ें थी जो किसान उत्पादित करते थे, पहला चीज़ तो उन्हें उचित मूल्य मिलने लगा जो उत्पादक थे, और इसके बाद सबसे बड़ा काम हुआ कि जीआई टैग दिया जाने लगा। जैसे जो उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर है, उसका जो काला नमक चावल है वो पूरी दुनिया में जाता है और उसे जीआई टैग, ग्लोबल इंडेक्स टैग दिया गया है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का, जैसे सेब है, कश्मीरी सेब होता है, या कश्मीर का केसर है, या असम की चाय है, तो उसे जीआई टैग मिला हुआ है। यानी ग्लोबल लेवल पर उसकी खरीदी और मतलब खरीदा जाता है, बेचा जाता है उसको। तो इस वजह से भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, तो आप सब जानते हैं, अथवा करके क्वेश्चन है 24 नंबर का, देख सकते हैं 24 नंबर का अथवा करके, या तो इसे लिखिए। देखिए भारत में क्या, दुनिया में देखिए 3 प्रकार के क्षेत्रक होते हैं। सबसे पहला क्षेत्रक जिसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, आप सब जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या चीज होता है। प्राथमिक क्षेत्रक है वह क्षेत्र, वह कार्य का क्षेत्र जो किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं है। जैसे खेती हो गया, अब जो लोग खेती करते हैं और उर्वरक खेती करते हैं, तो वो लोग किसी पर निर्भर नहीं है, किसी अन्य संसाधन पर निर्भर नहीं है। वो गाय के गोबर का खाद बना लेंगे और उसे छीट कर, और पहले से जो उनके पास अनाज है उसी को बोकर, और वो खेती कर लेंगे बड़े आराम से। दूसरा जैसे पशुपालन हो गया, जैसे मत्स्य पालन हो गया, जैसे मछली पालन हो गया, मत्स्य पालन। अब मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्रक है, क्यों? क्योंकि ये किसी अन्य चीज पर निर्भर नहीं है, ये स्वयं में स्वतंत्र है। तो मत्स्य पालन हो गया, जिसे पशुपालन हो गया, जिसे गाय पाल लिए, तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक हैं। जो किसी पर निर्भर नहीं है वो प्राथमिक क्षेत्रक है। और दूसरा क्या होता है, द्वितीय क्षेत्रक। और द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्रक
में उत्पादित चीजों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी ऐसा क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है उसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। अब द्वितीयक क्षेत्रक क्या है? जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग, अब ये प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि कपड़ा कैसे बनेगा? जब खेती करके कपास का उत्पादन होगा तो उस कपास से फिर कपड़ा उद्योग होगा। अगर खेती करके कपास उत्पादन ना हो तो कपड़ा उद्योग नहीं हो सकता। तो ऐसे सारे उद्योग जो प्राथमिक क्षेत्रक पर यानी खेती पर निर्भर हैं या पशुपालन पर निर्भर हैं यानी प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भर हैं, उसी को द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। जैसे आप सबके सामने हो सकता है, जैसे विनिर्माण उद्योग हो गया, जैसे वाहन निर्माण उद्योग हो गया, वाहन निर्माण। अब वाहन निर्माण आप कैसे करेंगे? अगर प्राथमिक क्षेत्रक में जिसे खुदाई करके खनिज ना निकाला जाए। देखिए खनिज उत्पादन क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक है। जो खन कर जो धातुएं निकालते हैं वो खनिज है, उसे प्राथमिक क्षेत्रक के अंदर रखते हैं। और खनिज अगर ना निकाला जाए तो द्वितीयक क्षेत्रक के लोग उसी खनिज को लेकर क्या करते हैं? वाहन का निर्माण करते हैं। जो लोहा है, टीना है, इन सब से वाहन निर्माण करते हैं। तो ये हो गया द्वितीयक क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर। और तृतीयक क्षेत्रक ऐसा क्षेत्रक होता है जिसमें किसी वस्तु का कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और व्यक्ति केवल अपना शरीर लेकर जाता है कहीं पर काम करने और उसके समय का पैसा उसे दिया जाता है। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ टेक्निकल ज्ञान है, उस ज्ञान को लेकर वो कहीं पर जाएगा और वो काम करेगा, उसका उसे पैसा मिलेगा, यानी समय का पैसा दिया। जैसे टीचर हो गए, जैसे वकील हो गए, तो ये सब तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें लिखा क्या है क्वेश्चन कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न है? तो आप कह सकते हैं कि इसमें किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता, इसमें व्यक्ति के समय का पैसा दिया जाता है, जितने समय तक वो काम करता है उसका पैसा मिलता है इसे। तो ये होता है तृतीयक क्षेत्रक। और उदाहरण क्या है इसका? तो इसका वकील का जॉब हो गया, जो टीचर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो तृतीयक क्षेत्रक के लोग हैं। तो ये तृतीयक क्षेत्रक होता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जो सत्याग्रह है वो क्या है? कह रहे 3 सत्याग्रह के महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण बताना है और परिणाम बताना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या चीज़ है। तो सबसे पहला है असहयोग आंदोलन। ले लीजिए आप लोग, असहयोग आंदोलन 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों से कि भाई आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का आप लोग साथ दीजिए, और जब इंग्लैंड भारत मतलब युद्ध जीत जाएगा तो भारत को और भी बहुत सारी भारत के नागरिकों को सुविधाएं देगा। तो भारत के लोग नहीं मान रहे थे। महात्मा गांधी आए 1915 में और उन्होंने भारत के सब लोगों से कहा कि भाई आप सब के सब सहयोग कीजिए, अंग्रेजों का पूरी तरह से सहयोग कीजिए और इन्हें मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जो विजय है उसको दिलवाइए। तो सारे के सारे भारत के लोग सैनिक बनने लगे और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का पूरा साथ दिए। और जब अंग्रेज जीत गए, प्रथम विश्व युद्ध पर विजय पा लिए, इसके बाद इन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया, बहुत सारा काम गंदा काम करने लगे, बहुत सारे नियम बनाने लगे, रॉलेट एक्ट कानून लेकर चले आए कि कोई दो व्यक्ति पास में खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते। तो ऐसे सब काम करने लगे। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने फिर से आह्वान किया कि भाई अब इनका सहयोग करना बंद करो, अब असहयोग करो। और फिर सारे के सारे लोगों ने क्या किया? जो जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, जो उपाधियां मिली थी वो उपाधियां वापस कर दी। तो इस तरह से सारे के सारे लोग करना शुरू किए और इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम ये हुआ कि चौरा चौरी हत्याकांड हुआ और इसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ये इसका परिणाम था। अगर मैं आपको कुछ पिन पॉइंट आंसर बताऊं तो इसके कारण में आप लोग जान सकते हैं कारण में कि सबसे पहला कारण था जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। दूसरा लिख सकते हैं रॉलेट एक्ट। आप सब जानते हैं रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था कि बिना वकील, बिना दलील, बिना कुछ पूछे अगर 2 लोग 4 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं कहीं पर इकट्ठे होकर, तो भी उन्हें पकड़कर उन्हें शक के बेस पर अगर किसी पर संदेह हो गया तब भी उन्हें जेल में डाल सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट एक कारण था। लिख सकते हैं अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियां, और भी बहुत सारी नीतियां थी।
इसके बाद में उनकी टैक्स व्यवस्था देखिए, जब उनका प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा हानि हो गया तो उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था भारत के लोगों पर। तो टैक्स व्यवस्था यानी कर व्यवस्था, तो ये कुछ कारण थे जो असहयोग आंदोलन के कारण थे। और इनका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम में आप सब समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला परिणाम हो गया इसका चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड, इसको सबसे ऊपर लिख दीजिए। इसके बाद में दूसरा नंबर जो सरकारी नौकरियों का छोड़ना, यानी सरकारी नौकरियों का बहिष्कार या सरकारी योजनाओं का बहिष्कार, सरकारी योजना का बहिष्कार, योजनाओं का बहिष्कार। तो इस तरह से आप बहुत सारा लिख सकते हैं। तो ये हो गए कुछ असहयोग आंदोलन के कारण। इसके बाद में आपके सामने होगा कि दूसरा अगर देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो, 3 आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें भी यही सारा का सारा लिख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने क्यों शुरू किया, इसका क्या कारण था। तो दोषपूर्ण नीतियाँ हो गया, इनकी दोषपूर्ण नीतियाँ हो गई। इसके बाद में इनकी कर व्यवस्था हो गई, फिर लूट खसोट की व्यवस्था हो गई, फिर इनका टैक्स से संबंधित बहुत सारे कानून का टाइट कर देना। ये सारा का सारा परिणाम क्या हुआ, भारत आज़ाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। तो इसी के बाद में भारत 1947 में आज़ाद हो गया और आज़ादी की का बेस बनने लगा। और इसके बाद में भारत के लोग भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में, तो उसमें भी भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लोग कर दिए। और भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का मदद नहीं कर रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मदद कर रहे थे अंदर ही अंदर, पर मैक्सिमम लोग भारत छोड़ो आंदोलन करने की वजह से बहुत सारे लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे और द्वितीय विश्व युद्ध भी वो लोग हारने के कगार पर थे और बहुत ज़्यादा उनकी हानियाँ हो रही थी। तो ये इसका परिणाम है। और तीसरा अगर आप लोग लिखना चाहें तो तीसरा भी आप लोग समझ लीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका कारण क्या था, तो नमक पर टैक्स लगा देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किया उन्होंने, नमक पर टैक्स लगाने के कारण, पहला कारण था जो मुख्य कारण था। नमक पर टैक्स लगा दिया तो नमक कानून जाकर तोड़ा वहाँ पर और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और इसके बाद उनकी और भी बहुत सारी मांगे थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और जो भगत सिंह थे उन्हें छुड़ाने के लिए भी इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और परिणाम क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता इसका परिणाम। तो नमक पर टैक्स लगाना और परिणाम क्या हुआ, तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम था। तो गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ, गांधी जी से कहा गया कि भाई जो जो आपकी मांगे हैं वो आप रखिए और उसे हम लोग पूरा करेंगे, ये अंग्रेजों ने कहा था। तो इस तरह से 3 आंदोलन का मैंने कारण भी बता दिया और आपको परिणाम भी बता दिया। इसके बाद में लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, वह क्यों चलाया गया, तो नमक पर कर लगाने के कारण चलाया गया। इसका क्या प्रभाव हुआ, तो इसका प्रभाव हुआ भाई वो जो गांधी इरविन समझौता था वो उसका परिणाम था, इसका कारण तो अब प्रभाव हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करते हैं, क्यों। इसको से छुटकारा पाने के लिए 2 उपाय सुझाइए। तो देखिए, भारत में जो चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करते हैं, तो देखिए हर चुनाव की पार्टियां, हर राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि उनका कुछ वोट बैंक बना रहे। आपको सेम टू सेम जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। तो लिखना है कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करती है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनका वोट बैंक बना रहे और कुछ अन्य जातियों के वोट भी उन्हें मिलेंगे और फिर वो क्या करेंगे, जीत जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक शहर है और उस शहर में, यहाँ पर देखिए, जैसे एक शहर है और उस शहर में क्या है कि 10 मान लीजिए ब्राह्मण हैं, उसमें 10 ब्राह्मण हैं और 10 यादव हैं और 10 ही क्या हैं, उसमें मौर्य हैं। अब क्या हुआ कि चुनाव खड़े होने वाले लोगों में 2 ब्राह्मण खड़े हो गए, 2 ब्राह्मण खड़े हो गए और एक यादव खड़ा हो गया और इसके बाद में एक मौर्य खड़ा हो गया, या एक, बस मान लीजिए यही खड़े हुए, 2 ब्राह्मण खड़े हुए, एक यादव खड़ा हुआ। तो किसके जीतने के चांस ज़्यादा है, देखिए जो ब्राह्मणों का 10 वोट है ये 2 लोगों में बढ़ जाएगा और 10 यादव का वोट
ये खुद से बनाना चाहेंगे कि 10 के 10 यादव मेरे पास ही रहें और 10 ब्राह्मण की ओर ये दो लोगों में बढ़ जाएगा और 10 मौर्य को प्रसन्न करने में जो ज़्यादा प्रसन्न कर लेगा उसे उसकी जीत हो जाएगी। तो यादव चाहेंगे कि मेरा वोट गड़बड़ ना हो, यानी मेरी जातियों का वोट मिले। और आप सब जानते हैं इसको कैसे लिखना है। आपको सेम टू सेम इस तरह से लिख देना है कि भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए कुछ जातियों को प्रसन्न करने में लगी रहती हैं। और भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, भारत में क्या हर देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनके नाम के साथ कुछ जातियों के नाम जरूर जुड़े होते हैं। जैसे अगर अपने देश में बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी के साथ ब्राह्मण हो गए, जो सवर्ण लोग हैं जैसे ब्राह्मण हो गए, लाला हो गए, ठाकुर हो गए, इन सब का नाम जोड़कर देखा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा हो गया, एसपी, तो सपा जो अखिलेश यादव जी का है तो यादव को ये टारगेट करते हैं, मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। इस जो हमारा ये क्या नाम है बीएसपी है, जो बीएसपी मायावती जी की पार्टी जो है, ये किसको टारगेट करता है तो ये हरिजन वर्ग को टारगेट करता है, मुस्लिम वर्ग को टारगेट करता है। तो इस तरह से जितनी भी पार्टियां हैं उन सब के नाम के साथ कुछ जातियों के नाम जुड़े हैं और ये अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन पर निर्भर होती हैं। इसके बाद लिखा है भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको जल्दी पढ़ाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो। देखिए संघवाद की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर लिखी हैं कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से। अच्छा, संघवाद का मतलब क्या होता है? संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुवांशिक इकाइयों में बटा रहता है। देखिए बहुत सारे लोगों को किसी एक राज्य के हाथ में सारा काम अपना होता है, संघवाद कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या था कि भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप सब देख लिए कि क्या है इसकी विशेषता। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। तो चावल की खेती हेतु कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, इसी के आसपास रहे, और इसके बाद में 50 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा इसकी भौगोलिक दशाएं होगी। और भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तो कहाँ उत्पादित होता है? तो गुजरात में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया, तो इन सब जगह पर, उत्तर प्रदेश में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो इन सब जगहों पर बहुत ज़्यादा चावल उत्पादित होते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आंसर है, लिखा है 25 सेंटीमीटर से ऊपर तक तापमान होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई करके इसे उगाया जा सकता है। और कहाँ कहाँ ये होता है? तो आप सबके सामने पंजाब में ज़्यादा होता है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसलें उगाना संभव हो पाई हैं। कब होता है? तो जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है और पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। तो इस तरह से आपके सामने सारा का सारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 सेल्सियस से ऊपर इसका टेम्परेचर होने और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है चावल। तो ये सारा का सारा इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। अब अभ्रक की क्या उपयोगिता है? तो इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको बनाने में अभ्रक इस्तेमाल होता है। भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने आंसर है, छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में पड़ता है, यहाँ पर अभ्रक सबसे ज्यादा होता है। और बिहार झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी ये अग्रणी है अभ्रक उत्पादन में। और राजस्थान के अजमेर में भी आसपास में जो अभ्रक है उसका उत्पादन किया जाता है, और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। तो इतनी सारी चीजें लिखी हैं। और अभ्रक का उपयोगिता क्या है? तो ये छोटी छोटी परतों में पाया जाता है, ये सब इसके बारे में लिखा है। अभ्रक पारदर्शी होता है, रंग काला, हरा, नीला होता है, ये सब लिखा है। और इसके बाद में इसका उपयोग क्या है? यह विद्युत का कुचालक होता है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सर्वाधिक इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सर्वाधिक उपयोग। तो इतना याद रखिए कि अभ्रक का उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में और बिहार झारखंड के कोडरमा में।
और ये छोटी छोटी परतों के रूप में पाया जाता है और ये विद्युत का कुचालक है। तो इतनी सारी बातें अगर याद रखेंगे तो अभ्रक की उपयोगिता और इन सब के बारे में आप लोग समझ गए। इसके बाद लिखा है विश्व व्यापार संगठन WTO की क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए। देखिए लिखा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कार्य का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। यानी जो दो देश हैं, 2 या 3 जो जितने भी देश हैं, उन सब देशों के बीच में किस तरह के व्यापार विश्व व्यापार संगठन बनाता है। बातचीत निगरानी हेतु मंच प्रदान करता है। अगर दो लोग उदारीकरण की विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करता है। अगर दो देश एक दूसरे से व्यापार पर बातचीत करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर बातचीत कर सकते हैं, ये उसकी मध्यस्थता कर सकता है। अगर दो लोगों में व्यापार को लेकर कोई झगड़ा फंसा है तो उसका भी सुनवाई ये विश्व व्यापार संगठन करता है। तो ये सारी चीज़ें करता है ये विश्व व्यापार संगठन। तो ये अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है संगठित और असंगठित क्षेत्र में अगर अंतर आपको देखना है तो देखिए जो संगठित क्षेत्रक होते हैं ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और असंगठित क्षेत्र पंजीकृत नहीं होते हैं। इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है, इसमें सरकारी विनियम का पालन नहीं किया जाता। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं भाई। जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, जो संगठित क्षेत्र होते हैं, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है भाई। अगर कोई वहाँ पर लग जाए तो ऐसा नहीं कि किसी को रोज रोजगार पर रखो रोज हटाओ, ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती भाई, किसी को भी रखो, अगर वो खराब काम कर रहा है उसे निकालो। तो इस तरह के सारे सिस्टम होते हैं। लिखा है इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। भाई यहाँ पर लाभ मिलता है, भविष्य निधि, संवेतन, छुट्टी, सेवानुदान आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कोई भविष्य निधि, कोई सेवानुदान कुछ नहीं होता, कोई प्रावधान नहीं होता। जो प्राइवेट जॉब होता है उसी को असंगठित क्षेत्र कहते हैं। लिखा है सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायक प्राप्त संस्थानों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना इसके उदाहरण है। इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक, कबाड़ उठाने वाले लोग, ये सब शामिल होते हैं। तो इसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जो मौसम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं कि मौसम बिगड़ा तो इनका काम बंद, जो लोग होते हैं उसी को असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन तक पूरा का पूरा कर लिए। अब इसके बाद मानचित्र वर्क आता है। तो मानचित्र कार्य में आप सबको क्या करना है, केवल मैं इसका आंसर बता देता हूँ और आप सर्च करके इसका आंसर का नाम सर्च करके आप लोग इसका स्थान कहाँ है मानचित्र में उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सितंबर 1922 में इसका अधिवेशन हुआ था। तो सबसे पहले का आंसर आपके सामने लिखा है कलकत्ता। ये कलकत्ता में हुआ था, आप सब जानते हैं कलकत्ता। और कलकत्ता आप सब जानते हैं कि कहाँ है, तो भारत के मानचित्र में एकदम नीचे, यहाँ मतलब जो पूरब साइड है यहाँ पर नीचे होता है इस तरह से, और इस तरह से भारत का मानचित्र होता है। तो यहाँ पर नीचे होता है कलकत्ता। इसके बाद में लिखा है कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून दांडी में तोड़ा था, ये भी जानते हैं आप लोग। तो दांडी तो दांडी इसका आंसर है। लिखा है वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, आप सब जानते हैं, ये भी अमृतसर में हुआ था। तो इसका भी आंसर हो गया अमृतसर। लिखा है वह जनपद जहाँ चौरा चौरी की घटना घटित हुई। तो कौन से जिले में चौरा चौरी की घटना घटित हुई, तो ये गोरखपुर है, गोरखपुर जिले में हुई थी, गोरखपुर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो कहाँ चलाया था भाई, किसान सत्याग्रह वाला, तो ये चंपारण में चलाया था, चंपारण। तो इसका आंसर हो गया। तो लिखा है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो कलकत्ता में हुआ था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, दांडी हो गया। वह जनपद जहां चौरा चौरी की घटना हुई थी, तो अमृतसर में हुआ, सॉरी गोरखपुर में हुआ था। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह किया, तो चंपारण में किया था। इसके बाद लिखा है इस प्रदेश की राजधानी सी से प्रदर्शित कीजिए। तो बताइए इस प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आप यूपी में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, तो इस प्रदेश जब कहे तो इस प्रदेश का लिख दीजिए। तो ये प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसकी राजधानी कौन सी है, तो लखनऊ है। तो आप सब जानते हैं कि लखनऊ इसका आंसर है। जहां भी लखनऊ रहे मानचित्र में वहां पर सी बना दीजिए केवल। लिखा है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, तो तापी नदी। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है, तो तापी नदी है। इसके बाद में भारत के पूर्वी तट पर एक समुद्री पत्तन बंदरगाह। तो समुद्री तट पर एक बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो पारादीप सबसे प्रमुख है पूर्वी तट पर। तो पारादीप हो गया एक समुद्री बंदरगाह जो पूर्वी तट पर है, तो पारादीप हो गया इसका आंसर। तो राजधानी हो गई लखनऊ और दक्षिण भारत की प्रमुख नदी हो गई तापी और भारत का पूर्वी तट पर बंदरगाह हो गया पारादीप।
इसके बाद में अगला नंबर देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र का, तो असम आप लिख लीजिए इसके लिए, असम, असम सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में कोई एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो पोखरण में कर दीजिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र पोखरण। इसके बाद लिखा है केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, तो दृष्टिबाधित वाला हम लोग छोड़ देते हैं, दृष्टिबाधित वाला हम लोग नहीं करते। तो इस तरह से दृष्टिबाधित वाला नहीं करेंगे और इस तरह से मानचित्र कार्य भी पूरा हो गया और हम लोगों का एक मॉडल पेपर पूरी तरह से सॉल्व हो गया है।